आदरणीय निदेशक महोदय, सम्माननीय प्रबंध निदेशिका महोदया, परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सहकर्मी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित हुई हूँ। बहुत कुछ कहना है इनके विषय में, लेकिन क्या क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद के जन्म तिथि के अवसर पर कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बहुत ही उच्च विचार रखने वाले, जिस बंदे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उसके लिए इज्जत और मर्यादा बेकार की बातें हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानने से पहले, उनकी कहानियां रचनाओं के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। देख लीजिए, महान कथाकार बल्कि कथा जगत के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी फारसी भाषा में हुई। सन 1858 ईस्वी में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा पास की। इनकी प्रारंभिक रचनाएं उर्दू में लिखी गईं, जिनका बाद में हिंदी अनुवाद हुआ। सोजे वतन नाम की इनकी एक कहानी अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। बच्चों, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर ही बताया गया कि इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, बाद में चाहे जितनी कहानियां उपन्यास लिखे गए हों या इनके पहले चाहे जितने नाटक उपन्यास कहानियां लिखे गए हों, लेकिन कथा का जो वास्तविक रूप है इन्हीं के कहानियों, इन्हीं के उपन्यासों में निखर के आया। ये गांव की सोंधी खुशबू से जुड़ाव रखते हैं। गांव के निंदक वर्ग, जिसे सब लोग हेय दृष्टि से देखते थे उस समय, उन्हीं को इन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो है गोदान। गोदान में इनकी यथार्थ अभिव्यक्ति इस कदर निखर उठती है कि लोगों में क्रांति जागृत हो उठती है। सर्वहारा वर्ग, निंदक वर्ग, जिसपे हमेशा पूंजीपति शोषण करते आए थे, वो वर्ग भी अब बोलने वाला हो गया है। किस प्रकार अपने अधिकारों के लिए वो जमींदारों के सम्मुख प्रस्तुत होने लगा है, इस तरह का यथार्थ वर्णन, आदर्शवाद से यथार्थवाद तक की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। बच्चों, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं से इनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। कहानियों में कुछ प्रमुख हैं, जैसे ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, नमक का दारोगा, 2 बैलों की कथा, सुहागी, और इस तरह से बहुत सारी। एक बार आप देख लीजिए उपन्यास, जैसे कि मैंने अभी बताया, गोदान, गबन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, मंगलसूत्र। मैं बता दूं बच्चों, मंगलसूत्र उनका आखिरी उपन्यास है, जो कि ये पूरा लिख भी नहीं पाए थे। आधे उपन्यास के रचना के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। कहानियां, मुंशी जी की 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 4 भागों में संकलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। देख लीजिए, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, नादान दोस्त, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कफन, सुभागी, अनाथ लड़की, अभिलाषा आदि। बच्चों, ये तो कुछ बस गिने चुने नाम हैं। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिसे आप छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक किसी न किसी रूप में पढ़ते रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। आज ये हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन ये गोदान की होरी के रूप में, पूस की रात के हल्कू के रूप में हमारे बीच आज भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। बच्चों,
इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, हमने भी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन बचपन में पढ़ी गई एक कहानी बूढ़ी काकी, जो आज भी मेरे दिल को छूती है। बहुत मन से मैं बचपन में इस कहानी को पढ़ती थी और कल्पनाओं में डूब जाती थी। एक बूढ़ी काकी, एक बूढ़ी औरत का चित्रण मेरे दिमाग में आ जाता था कि किस प्रकार से उसे लोगों ने सताया होगा, किस प्रकार से वो भूख की मारी जूठी पत्तलों को खाती रही होगी। वो कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बच्चों, शुरू करते हैं बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र जिनके बारे में मैं चर्चा कर लूं। देखिए, बूढ़ी काकी कहानी के मुख्य पात्र हैं। एक तो स्वयं बूढ़ी काकी, दूसरा बुद्धिराम जो कि बूढ़ी काकी का भतीजा रहता है, तीसरा रूपा जो कि बुद्धिराम की पत्नी रहती है, ठीक है, और चौथा है मुखराम जो कि बुद्धिराम का ज्येष्ठ पुत्र रहता है, और पांचवें पात्र और प्रमुख पात्र है लाडली जो कि बुद्धिराम की सबसे छोटी पुत्री होती है। बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बूढ़ी काकी, नाम से ही जानते हैं, बूढ़ी काकी एक बुढ़िया औरत रहती है जो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी रहती है, और कहते हैं वृद्धावस्था बचपन का दूसरा रूप है। वृद्धावस्था बचपन का दूसरा रूप है। जिस तरह छोटे बच्चों को घड़ी घड़ी भूख लगती है, उस बूढ़ी काकी को भी घड़ी घड़ी भूख लगती थी, और पेट की मारी वो बुढ़िया दिन रात कुछ न कुछ खाने को मांगती रहती। कभी घर में ऐसा होता कि लोग बाजार से मंगाए चीजों को उसे नहीं देते, खुद खा लेते, तो बूढ़ी काकी बहुत दुखी हो जाती और रोने लगती, और रोती भी ऐसे नहीं, गले फाड़ फाड़ कर रोने लगती। बच्चों, बहुत बार ऐसा होता कि उसे विलंब से खाना मिले या फिर लोग आपस में हंस खेल लें, उसको ना पूछें, तो वो बहुत दुखी हो जाती और रोने लगती। एक प्रसिद्ध उक्ति उसके लिए निकाल दी गई कि ये पेट की पड़ी है, इसे अगर घड़ी घड़ी भोजन दो तो ये खुश रहती है, नहीं दो तो फिर ये रोने वोने लगती है। इस तरह उसको दुख भी होता। कई बार उसके घर के जो बच्चे थे, मैं बता दूं बेटा कि कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो बूढ़ी काकी है, बहुत पहले इनके पति का निधन हो जाता है। इनके बच्चे भी थे, लेकिन जवान हो के इनके बच्चे मर जाते थे, इसलिए ये बूढ़ी काकी जो है वो अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख देती हैं। संपत्ति लिखवाते समय तो ये बुद्धिराम बड़े बड़े वादे किया कि बुआ मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरे, सारे जो उसने वादे किए थे वो कपोल कल्पित साबित हुए, झूठे साबित हुए। इस तरह बेचारी 2-4 पहर का खाना खाके रह जाती। लोग उसे प्रेम से देते नहीं देते। कई बार तो बुद्धिराम के बच्चे उसके ऊपर कुल्ला कर देते, उसको नकोट के मतलब पिंच करके चले जाते बच्चों। इस तरह वो बहुत दुखी रहती, रोती गाती, लेकिन उसके लिए बस एक ही उक्ति प्रसिद्ध कर दी गई थी कि भूखी होगी, इसको चाहे जितना भी दे दो, इसका पेट कुएं से बड़ा पेट नहीं भरता। एक बार की बात है, लेकिन इनकी एक छोटी बेटी रहती है जिसका नाम है लाडली। वो अपने बड़े भाइयों से बचने के लिए अक्सर क्या करती थी कि उस अकेले एकांत कमरे में पड़ी रहने वाली दादी के पास जाके अपना कोई भी सामग्री चीज खाती थी। तो इस तरह से उस कमरे में जाके खाते, उनके पास बैठते रहने से उस लड़की की दादी से, काकी से आत्मीयता हो गई, प्रेम हो गया। वो बहुत बार ऐसा होता कि दादी को खाए कुछ टाइम हो जाता तो वो खुद लाके दे देती, अपने हिस्से का भी बहुत कुछ दे देती। बच्चों, एक बार की बात है कि बुद्धिराम के बड़े बेटे यानी मुखराम का घर पर तिलक था। बूढ़ी काकी थी, जाके सबके सामने खाने पीने और दुनियादारी की बातें करने लगती, रोने लगती, गाने लगती। रोना तो मतलब उसके आंखों में आंसू जैसे पानी की तरह बसे थे, हर बात में उसे रोना आता था। वो पुराने दिनों को याद करके रोती रहती थी। तो उसे एक कमरे में बंद कर मतलब छोड़ दिया गया और बोला गया कि जब तक न बुलाया जाए आप ना निकलो। बुढ़िया जो थी काकी, वो खिड़की से झांकती रही, फिर झांकना छोड़ दी, सोचती रही कि ओहो, आज तो घर में बहुत से स्वादिष्ट पकवान बने होंगे, पूरियां बनी होंगी, कचौड़ियां, दही, रायते, बूंदी आदि चीजें बनी होंगी, कब आएगा, कब कोई लाएगा। वो खाने के बारे में ही सोच सोच के अपने मन में प्रफुल्लित होती जा रही थी। लेकिन बच्चों, विलंब होता जा रहा था, मेहमान आते जा रहे थे, चले जा रहे थे, कढ़ाइयां चढ़ती जा रही थी, एक के बाद दूसरा खेप में पूरी कचौड़ी जो भी पकवान थे वो बनते जा रहे थे।
अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पैरों के बल खिसकते हुए उस जगह पे जा पहुंची जहां पे कड़ाही चढ़ा हुआ था। उसे तरह तरह के सुगंध जैसे उसके मन को कितना ज्यादा खुश कर दिए। लेकिन तभी उसकी जो बहू थी, बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा, उसकी नजर पड़ती है उस वृद्धा पर और वो मारे क्रोध के लाल पीली हो जाती है और ले जाके उसको कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि जब तक आपको बुलाया ना जाए आप वहां पे ना आए, क्योंकि अभी मेहमान नहीं खाए, भगवान को भोग नहीं लगा, सबसे पहले मैं आपको ही दे दूं। वो दुखी हो गई, लेकिन फिर भी इस तरह से दुखी हुई कि सोचने लगी कि क्यों मैंने फालतू में वहां चली गई, नहीं जाती तो मेरी बहू क्रोध ना करती, सही ही तो है, भगवान को भोग नहीं लगा और मैं ही खाना खा लूं। वो सब्र करके फिर बैठी रही। बहुत रात गए, फिर उसे एकदम से खलबली मच गई कि ऐसा तो नहीं है कि मैं चली गई इसलिए क्रोध के मारे मेरे बेटे बहू मेरे लिए भोजन ही ना दे, इसलिए एक बार वो फिर से उसी जगह पे सरकते सरकते चली गई। बच्चों, इस बार तो बुद्धिराम की नजर उस पर पड़ गई और वो जैसे ही बहुत जबरदस्ती खींचते हुए उसे वापस उसके कमरे में लाके पटक दिया। कुछ देर तो काकी के होश हवास ही उड़ गए जैसे, लेकिन बहुत देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई और फिर सोचने लगी कि शायद सही बात है, मैं कहाँ से चली जा रही थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बार स्वादिष्ट व्यंजनों के सुगंधित गंध, स्वाद भरे गंध जो थे, इस बार अब उसे बर्दाश्त नहीं होते थे। लेकिन फिर भी बहुत देर तक कोई नहीं आया तो बुढ़िया आंख बंद करके वो काकी, बूढ़ी काकी लेट गई। बच्चों, इस प्रकार फिर बहुत देर हो गया। बुद्धिराम और रूपा इस बार बहुत क्रोधित हो गए थे और सोचे कि इस बार इनको हम खाना आज तो नहीं देंगे। अब सोचिए बच्चों कि क्या मानसिकता है, दुनिया भर के लोग आके खा के जा रहे हैं, लेकिन जिनकी संपत्ति वो लोग खा रहे हैं उसी को खाना नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके मेहमानों के सामने बूढ़ी काकी चली गई, उनके इज्जत पे बट्टा लगा दी। इसलिए बहुत रात गए, जो छोटी पुत्री रहती है लाडली, वो जगी रहती है और कुछ पूड़ियां निकाल के ले जाके दादी को देती है। दादी सारा कुछ भुला के, बाल सुलभ बच्चों के स्वभाव सा उनका स्वभाव था, उठ के तुरंत वो पूड़ियां खाने लगी और खा पी कर एकदम से वो बर्तन टटोलने लगी जिसमें पूड़ी लाई थी कि बस इतने ही हैं, थोड़े और चाहिए थे। अब उससे रहा नहीं गया, बोली कि नहीं, अभी मैं जाऊंगी दादी काकी तो माँ देख लेगी और मुझे पीटेगी। लेकिन बूढ़ी काकी के पेट में वैसे ही आग लग गई। जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश होने के बाद गर्मी और बढ़ जाती है, तो थोड़े से भोजन करने के बाद उसके पेट में जैसे आग सी लग गई, रहा नहीं गया और वो काकी उन जूठे पत्तलों के पास जा पहुंची जो मेहमानों ने खाकर एक तरफ किया था। एक जूठे पत्तलों के बीच पहुंची और बिन बिन के जो भी चीजें उसमें बची थी, पूड़ी, कचौड़ी, तरह तरह की मिठाइयां, जो भी बचा था उसको बिन बिन के खाने लगी, चुन चुन के खाने लगी। अब इतने में खटखुट की आवाज पाकर जो उनकी बहू थी रूपा, वो जग गई और इस बार वो देख ली जिस प्रकार से बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से खाते हुए, तब उसे क्रोध नहीं आया, बल्कि वो इतनी दुखी हो गई कि हाय ही परमात्मा क्षमा करना, ये क्या गुनाह हो गया हमसे, जिसकी संपत्ति हम खाते हैं, आज वो लोगों का जूठन खा रही है। अनजाने या जाने मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, परमात्मा मेरे बच्चों को दोष ना लगे, पाप ना लगे। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करने लगी और जाके पैर छूकर बूढ़ी काकी से माफी मांगी। बोली कि बस करिए, चलिए मैं आपको खाना लगाती हूँ। और रच रच के एक थाली में बहुत सारे छोटे छोटे बर्तनों के साथ तरह तरह के व्यंजन उन्हें परोस कर दी। बुढ़िया खाती गई, ये बूढ़ी काकी खाती गई और जी भर के आशीर्वाद देती गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हम एक वीडियो में कह नहीं सकते, लेकिन बच्चों, मेरा एक आज आप लोगों को विशेष टास्क है कि आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी की तमाम कहानियों में से कुछ कहानियां अपने शब्दों में बोलकर सुनाएं और वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें। धन्यवाद।